जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों ना मार कर देंगे। उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, मेरे हस्बैंड को मारा और मेरी मम्मी को भी मारा। मेरे हस्बैंड को 10 या 12 बाउंसर लोगों ने घसीटते हुए लेके गए। फिर लेडीज महिलाओं से उन्होंने मुझे भी पिटवा। मैं थाने में 1.5 घंटे बैठी रहती हूँ, वहां पे कोई सुनवाई नहीं होती है। जब उसने मुझ पे हाथ उठाया, मैं लाइव वीडियो बना रही थी, तो उसी कारण उसने हमारा फोन फोड़ दिया। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में देखिए कि हमारे साथ रियल लाइफ में क्या हुआ है। कल रात 2 बजे एक बंदे को 10-12 बाउंसर, ये काले कपड़ों में गुंडे हैं, मार रहे हैं। को बाउंसर की जरूरत क्यों पड़ी है आम जनता को पिटवाने के लिए? जो वहाँ के वार्ड बॉय थे और जो बाउंसर थे वो एकदम से आगे अपनी दादागिरी पे कि ये आपका बाप का है क्या जो ऐसे उठा के ले जा रहे हो करके। उसके बाद बाहर निकाल के उन्होंने मेरे को, मेरी वाइफ को घसीटते हुए इमरजेंसी का मेन गेट है वहां तक ले गए मारते हुए, और पुलिस वाले के सामने मेरे को घसीटा गया। उसके बाद वो लोग मेरे को मारना पीटना चालू कर दिया। जब दीदी लोगों के साथ हाथापाई हुई है, उसके बाद इन्हें पुलिस स्टेशन लेके गए। जिस बाउंसर ने हाथ उठाया उसी ने बोला है। हम लोगों ने विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के ईसीजी और एक्सरे करवाया। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी में, जहां से एक बेहद चौंका देने वाला मामला हमारे सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामला दिल्ली का ही है। यहां एक पीड़ित परिवार, एक महिला हैं जो कि एनजीओ की मेंबर हैं, वे अपने बीमार पिता को लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली का सबसे बड़े नामी अस्पतालों में जिसको गिना जाता है, उस अस्पताल के अंदर अपने बीमार पिता को लेकर जाती हैं। वहाँ के स्टाफ से किसी बात को लेकर उनकी झड़प होती है, जिसमें एक बाउंसर ने उनके पति के साथ तथा उनके साथ बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि बाउंसरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, जिन्होंने इन महिला के पति को हाथापाई की, मारपीट करी तथा उनके साथ बदसलूकी की। इस दौरान इनके पीड़ित परिवार की चैन तथा अंगूठी भी उसी भीड़ में कहीं खो गई या लुप्त हो गई। अब हम जानने का प्रयास करेंगे पीड़ित परिवार से, आखिर क्या था पूरा मामला, क्या था पूरा घटनाक्रम, क्या है पूरा घटनाक्रम। मैं समाज सेविका दीपा नोएडा से। तो कल रात 11 बजे पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, तो हम लोग सेक्टर 24 के ईएसआई हॉस्पिटल में गए थे, जहां से ईएसआई हॉस्पिटल वालों ने पापा को सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर कर दिया था। तो वहां जाने के बाद एक छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए वहां के जो पहले वार्ड बॉय ने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, फिर जो वहां का जो बाउंसर था उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, मेरे हस्बैंड को मारा और मेरी मम्मी को भी मारा। और फिर मेरे हस्बैंड को 10 या 12 बाउंसर लोगों ने घसीटते हुए लेके गए, जिसमें बचाव मैंने किया। तो फिर उन्होंने अपनी लेडीज महिलाओं को बुलाया, फिर लेडीज महिलाओं से उन्होंने मुझे भी पिटवाया। उसके बाद हम लोग रात पीसीआर नंबर पे हम लोगों ने कॉल करी, और जो वहाँ के जो लोकल बंदे थे उन्होंने सबने देखा, उन्होंने अपना अपना सब चीज बताया कि हाँ इनके साथ वाकई में बाउंसर ने मारा पीटी करी है। उसके बाद रात के 2 बजे हम लोग थाने में जाते हैं। मैं थाने में 1.5 घंटे बैठी रहती हूँ, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। थाना सफदरजंग इनक्लेव था? हाँ, थाना सफदरजंग में गई थी, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं थी। फोन पे बात हो रही थी। मैंने कहा सर मैं 3 बज चुके हैं, मैं आपके थाने में बैठी हूँ, आप मेरी कंप्लेन क्यों नहीं लिख रहे? तो उन्होंने बोला कि मैडम आप कल आना, ऐसे रोज तो हमारे केस रोज होते हैं। मैंने कहा सर मेरे साथ पहली बार हुआ है। कैसे? हॉस्पिटल में मैं पापा का इलाज करवाने आई थी कि हाँ हम लोग मार खाने के लिए आए थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला मैडम आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, हम लोग कल सुबह एफआईआर दर्ज करेंगे। फिर विश्व हिंदू परिषद को मैंने किया, मैं विश्व हिंदू परिषद के मेंबर हूँ, मैंने विश्व हिंदू परिषद को कॉल किया। उन्होंने फिर कमिश्नर को कॉल किया, उन्होंने बोला कि यहाँ पर हमारी टीम मेंबर दीपा जी बैठी हैं। तो वहाँ के आईओ साहब मेरे साथ हॉस्पिटल में आए। फिर उनका ये कहना था मैडम आप फिर उन्होंने हॉस्पिटल में आके बोला मैडम ये छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको माफ कर दीजिए। मैंने कहा मेरी क्या गलती है जो मेरी सोने की चैन खोई, मेरे हस्बैंड को मारा गया, मम्मी को मारा गया, मैं पापा का इलाज करवाने के लिए गई थी हॉस्पिटल में सफदरजंग में, कि मार खाने के लिए गई थी। आज एक महिला के साथ हो रहा है, कल 10 महिलाओं के साथ ऐसा होगा। आज मैं आवाज उठा रही हूँ, और मेरी सभी से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, सब हमें सपोर्ट करें। एक महिला को नहीं, सब महिलाओं के साथ ऐसा होता है, पर कोई आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि ये जो ब्लैक कपड़ों में गुंडे हैं, इनका मनोबल कहीं ना कहीं हम जैसे लोग ही बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी आवाज को दबा देते हैं। और सभी से यही रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें, ये सपोर्ट करने का समय है। आपका जो फोन तोड़ा गया था वो किस व्यक्ति ने और किस कारण से तोड़ा था? मैं लाइव वीडियो बना रही थी।
जी जब उसने मुझ पे हाथ उठाया, मैं लाइव वीडियो बना रही थी, तो उसी कारण उसने हमारा फोन तोड़ दिया कि ये लाइव वीडियो ना बना पाए। फिर मैंने अपने फोन से किया, उन्होंने वो फोन भी तोड़ दिया मेरा कि सबूत ना रह पाए इनके पास। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में देखिए कि हमारे साथ रियल लाइफ में क्या हुआ है। कल रात 2 बजे उनको एक बंदे को 10-12 बाउंसर, ये काले कपड़ों में गुंडे हैं, मार रहे हैं। कोई पब्लिक देख रेख करने वाली नहीं है, कोई वहाँ की सिक्योरिटी देखने के लिए नहीं है। आखिर मैं ये पूछना चाहती हूँ, डॉक्टरों को बाउंसर की जरूरत क्यों पड़ी है? आम जनता को पिटवाने के लिए इनको बाउंसरों की जरूरत पड़ी है? आप समझिए, बीमार पापा को लेकर मैं हॉस्पिटल गई थी, सुबह 6 बजे तक एक ईसीजी हुआ है और एक एक्सरे हुआ है, बाकी कोई नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग सुबह पापा को घर लेके आ गए। कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया इस मामले में कैसा रहा? बहुत बेकार रहा, बहुत बेकार रहा। मैं अगर फीडबैक देना चाहूँ पुलिस को तो 0% दूंगी, क्योंकि उनके सामने एक महिला को मारा गया और महिला उनके थाने में बैठी रही 1.5 घंटे, फिर भी उनका कोई रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन नहीं था। क्या पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है? अभी तक कुछ नहीं की है और उस टाइम रफा दफा कर दिया गया था, केस को दबा दिया गया था। बोला हम सुबह आपको कॉल करके बताएंगे। सुबह मॉर्निंग में कॉल आया भी था, बट मैंने रिसीव नहीं कर पाई थी सुबह 8 बजे। फिर मैं कॉल बैक कर रही तो अब वो कॉल पिक नहीं कर रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगी, जो मेरे साथ हुआ है इन फ्यूचर किसी महिला के साथ ये ना हो, और ऐसे लोगों, गलत लोगों का सपोर्ट आप लोग मत कीजिए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को बाउंसरों की जरूरत क्यों पड़ती है? डॉक्टर को तो हम लोग भगवान का रूप देते हैं, तो उनको ऐसे क्या इनसिक्योर फील होता है जो बाउंसर रख रहे हैं अपने पास? और रखे हैं तो सभ्य वाले बाउंसर रखें। जिस बाउंसर ने मुझ पे हाथ उठाया, मेरे हस्बैंड पे, फैमिली के साथ हाथ उठाया, उन्होंने कहा कि आप क्या कर लोगे? जी, आपके जैसे भितेरी लोग आते हैं यहाँ पे। जी जी। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि दिल्ली पुलिस ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया रात के 3 बजे। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम दीपक है और दीपा मेरी वाइफ है। तो मैं अपने फादर इन लोग को लेके गया था सफदरजंग हॉस्पिटल में, कुछ क्रिटिकल इश्यूज थे उनके जी इस वजह से, बिकॉज उनको नोएडा के ईएसआई हॉस्पिटल से प्रेफर किया गया था आईसीयू के लिए। बट जब वहाँ एम्बुलेंस पहुँची है और जब उसके बाद इमरजेंसी में कुछ जांचें लिखी थी जिसमें कि ईसीजी था और एक्सरे था, तो ईसीजी के लिए हमें ऑक्सीजन वाले उसकी ज़रूरत थी स्ट्रेचर की। तो वो ऑक्सीजन के लिए करीबन पहले 1.5 घंटा वेट किया। जब हमारे सब्र का बांध टूट गया क्योंकि हमारे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर वहाँ के जो वार्ड बॉय कह लीजिए या डॉक्टर्स कह लीजिए, पहले तो उधर तो घुमा रहे थे कि भाई उनसे बोलो करके। तो उसके बाद कहीं से मेरी वाइफ एक स्ट्रेचर लेके आई जिसपे कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था। उस पर हम उनको शिफ्ट करके जब ले जा रहे थे ईसीजी के लिए, तो इसी बीच जो वहाँ के वार्ड बॉय थे और जो बाउंसर थे वो एकदम से आ गए अपनी दादागिरी पे कि ये आपका बाप का है क्या जो ऐसे उठा के ले जा रहे हो करके। तो मैंने कहा कि भाई इसमें मतलब इस तरीके से बोलने वाली क्या चीज़ है ये बताओ। पहले तो हम कोई चोर तो है नहीं, यहाँ पर हम इलाज कराने के लिए आए हैं, और अगर यहाँ से हम ले भी जा रहे हैं तो बाहर जाते तो कोई तो चक्कर है क्या ले जा रहे नहीं जा रहा करके। तो इतने में ही वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए। इस बीच जब हम लोगों ने मोबाइल निकाला कि भाई अगर आप अपनी जो चीज़ें कर रहे हो हम ठीक है रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो उन लोगों ने फिर हमारा फ़ोन छीनना चालू कर दिया। फ़ोन छीनने में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए मेरा फ़ोन भी तोड़ रखा है पूरा। पूरा फ़ोन को ऐसे 3-4 लोगों ने करके ये तोड़ रखा है। उसके बाद बाहर निकाल के उन्होंने मेरे को मेरी वाइफ को घसीटते हुए इमरजेंसी का मेन गेट है वहाँ तक ले गए मारते हुए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो ये एजेंसियां हैं जो भी ये बाउंसर और गार्ड प्रोवाइड कर रही है, सबसे पहले इनका सस्पेंशन किया जाए। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी की सेफ्टी के लिए नहीं, बिल्कुल उनको डराने धमकाने के लिए, और वहाँ पर लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, ना कि किसी से डरने धमकाने के लिए। पुलिस की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट? सर मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। पुलिस को जब मैंने एफआईआर के लिए कहा तो उन्होंने जवाब उनका था कि भाई एफआईआर ऐसे बैठे बैठे थोड़े ना हो जाता है, हम सुबह देखते हैं इस मामले को, पता करते हैं क्या है नहीं है करके तहकीकात करेंगे फिर एफआईआर करेंगे। मैंने उनसे सिंपली इतना कहा कि सर एक बार आप एफआईआर कर सकते हैं, उसके बाद भी आप तहकीकात कर सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल वो हमारी बात नहीं सुनी। वो आए, हमको वापस हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर बस दूसरे पक्ष को और उसके जो मैनेजर वगैरह उनको बुला के और लोग मतलब माफ़ीनामा वगैरह कर रहे थे, और उल्टा फिर हम इससे बोल रहे थे कि मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गलती है, ये है वो करके। लेकिन हम लोगों ने साफ, क्या लगता है कहीं ना कहीं पुलिस उनको समर्थन दे रही थी, ये जो बाउंसर वगैरह थे? जो वहाँ का जो लोकल कह लीजिए पोस्ट जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, वहाँ का पुलिस का पूरा साठगांठ उसमें होता है। वो कभी आउटसाइडर को सपोर्ट करते ही नहीं है, और पुलिस वाले के सामने मेरे को घसीटा गया। ये बात मैं बता दूं, जो हॉस्पिटल में जो एक चेक पोस्ट जो बना रहता है पुलिस का, जो चौकी कहते हैं, वो लोग मुझे इस तरीके से पकड़ के उस चौकी की तरफ ले जा रहे थे कि अंदर जाके मेरे को मारते पीटते। अच्छा। लेकिन मैं कैमरे के सामने रहा। क्या उस वक्त पुलिसकर्मी मौजूद थे? कुछ बिल्कुल होंगे वहाँ पे, क्योंकि जब वहाँ पर चौकी है वहाँ पे पुलिस की, तो होंगे, सिविल ड्रेस में थे वो।
और एक थे भी वहाँ पे, मतलब कुछ हेड कांस्टेबल होंगे, कुछ होंगे, स्टार नहीं था। यदि सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए, क्या लगता है सच का खुलासा बिल्कुल होगा? बिल्कुल सर, सच का खुलासा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सीसीटीवी चेक कराइए, उसमें सारे सच आपको दिख जाएंगे, किसने किसको मारा है, किसने किसको पीटा है। जी बिकॉज कई लोगों के माइंड में ये हो कि ये लोग मतलब अननेसेसरी बातें बना रहे हैं। जी। अब मेरे पास जो वीडियो लास्ट है, मैं आपको शेयर भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि लास्ट जहां वो मेरा फोन छीन रहा है वो मेरे पास आ रहा है। उसके बाद जब उसने मेरा फोन छीन लिया है, मेरा फोन बंद हो गया उस टाइम, तो मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके बाद वो लोग मेरे को मारना पीटना चालू कर दिया है। जब मेरा फोन दोबारा ऑन किया है तब जाकर मैंने पुलिस को कंप्लेंट किया है। ऐसे लोगों पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? सर सबसे पहले तो इनको सख्त मतलब कह लीजिए धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए पुलिस को। जी। पहले इनको जेल के अंदर देना चाहिए, रिमांड में लेना चाहिए कि भाई आपको पब्लिक की सेफ्टी के लिए रखा है या उनको मारने पीटने के लिए रखा है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज, जो इनके एजेंसी है उनका सबसे पहले सस्पेंशन किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट उनके कैंसिल किए जाए। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जब तक वो अपने स्टाफ को सही मायने में नहीं रखेंगे तब तक उनसे बिल्कुल कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करे। जब दीदी लोगों के साथ हाथापाई हुई है उसके बाद इन्हें पुलिस स्टेशन लेके गए। उसके बाद हम अंदर, हमसे सिर्फ ईसीजी और एक्सरे कराने के लिए बोला, लेकिन बाउंसरों का दोबारा से अंदर आके पूरे स्टाफ से ये बोलना था कि दीपक कुमार के साथ जो कोई भी पेशेंट है उनका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होना है। तो ना ऑक्सीजन बेड दिया गया था और ना ही हमारा कुछ ट्रीटमेंट हुआ गया था। ये बात कौन व्यक्ति बोल रहा था? बाउंसर? जिस बाउंसर ने हाथ उठाया उसी ने बोला जी। है। उसके बाद दोबारा से किसी स्टाफ के पास शायद ऊपर से कॉल आई है, तो उन्होंने हमारे पास आके, एक पर्चा था इसमें से उन्होंने कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया है। उसके बाद वो आके इसमें सिर्फ टिक करके ले गई और इसका एक पिक करके खींच के लेके चले गए, जबकि इसमें से कोई भी टेस्ट नहीं हुआ था। उसके बाद शायद ऊपर से कॉल आई है, तो उसके बाद उन्होंने एक्सरे कराने के लिए बोला और ईसीजी करने के लिए बोला। हम लोगों ने विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के ईसीजी और एक्सरे करवाया है। क्या लगता है इस लड़ाई के चलते इलाज में भी लापरवाही की गई? बिल्कुल लापरवाही है। जितनी जगह पे उन्होंने बाउंसर वो रखे हैं, उसकी जगह पे अगर स्टाफ रखा जाए तो बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो जिनकी जान जा रही है, वो बच सकते हैं, लेकिन स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और बाउंसर हर उसमें है, हर गार्ड पे बाउंसर रखे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये बाउंसर अस्पताल में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? एक या दो इतने काफी होते हैं पूरे हॉस्पिटल को संभालने के लिए। जितने बाउंसर को पेमेंट दे रहे हैं उससे ज्यादा अगर स्टाफ को रखा जाए, अगर वो हॉस्पिटल में पेशेंट की सेफ्टी के लिए रखे जाए तो ज्यादा बेटर है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, पीड़ित परिवार हमारे बीच में था, जिनका कहना है कि बाउंसरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाने में बिल्कुल नहीं चूकते। जैसा कि हमने आपको पिछली खबर में भी दिखाया था, नोएडा के अंदर बाउंसरों की गुंडागर्दी के चलते एक बियर बार के अंदर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ऐसे ही कई मामले हम आपको दिखा चुके हैं जो कि बाउंसरों की गुंडागर्दी से जुड़े हुए मामले होते हैं। ठीक ऐसा ही मामला दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से निकल कर आया, जहां पर पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब वे सिलेंडर लेने गए तो बाउंसरों ने उनको बदतमीजी की, गलत शब्दों में उनसे बोला कि यह अस्पताल क्या आपके बाप का है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर बाउंसरों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई? किनका संरक्षण इन बाउंसरों को प्राप्त है जो कि ये लोग तमाम कानून की धज्जियां उड़ाने में बिल्कुल नहीं चूकते। जहां एक और हमारी सरकार महिला सुरक्षा के कड़े कानून बनाने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे मामले, ऐसे दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। यहाँ महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है, उनके साथ हाथापाई की जाती है। ये है दिल्ली के नामी अस्पताल सफदरजंग का हाल। हम अपने चैनल के माध्यम से पुलिस से अनुरोध करेंगे कि कृपया इस घटना की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए तथा सच्चाई को सामने लाया जाए, जिससे कि तत्काल इन बाउंसरों को वहां से हटाया जाए। आखिर अस्पताल के अंदर बल प्रयोग की क्या ज़रूरत पड़ती है जो कि इन्हें बाउंसर रखने पड़ते हैं? बहुत बड़ा सवाल ये है, एक अस्पताल जहां लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, वे अपना इलाज कराएं या बाउंसरों की गुंडागर्दी का शिकार हों। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।